गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चली थी। इसके अंदर हम आज की क्लास में पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड, मतलब कि जो कुछ सिंपल कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनएमआर स्पेक्ट्रा है वो किस प्रकार से बनेगा वो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। इससे पहले वाली कल की क्लास में हमने पढ़ी थी एरियाज ऑफ सिग्नल, ठीक है, कि किस प्रकार से होमोटोपिक, इनएंसोटोपिक और डायस्टेरोटोपिक प्रोटॉन होते हैं, उनका सिग्नल्स है वो किस प्रकार से आते हैं। उसके बाद में आज रहेगा अपना कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनएमआर या फिर पीएमआर स्पेक्ट्रा पढ़ना है, किस प्रकार से बनता है। और ये अब तक जो पढ़ा है इससे पहले वो सब इंक्लूड हुआ इसके अंदर, उसकी हेल्प से यहाँ एनएमआर या पीएमआर स्पेक्ट्रा है वो बनाया जाएगा। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि एथिल ब्रोमाइड ऐसे आएगा क्वेश्चन में, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखो 2013 में आया हुआ है और 2016 कंटिन्यू 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सिर्फ ये पूछे देंगे आपको तो कि एथिल ब्रोमाइड का पीएमआर या एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाइए। अब पीएमआर एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाओगे किस प्रकार से बनाए वो पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे ना साइड में। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है CH3CH2Br, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कितने टाइप के प्रोटॉन है, ये और ये प्रोटॉन अलग अलग है क्योंकि ये वालों के पास में Br है, Br इनसे क्या है दूर है, तो ये प्रोटॉन दोनों एक जैसे हैं। मेथिलिन ग्रुप के और मेथिल ग्रुप के 3 प्रोटॉन है वो क्या है एक जैसे हैं। 2 टाइप्स के प्रोटॉन है, तो एनएमआर इसका जो स्पेक्ट्रा बनेगा उसमें 2 सिग्नल्स आएंगे, अलग अलग आएंगे, ठीक है। इसमें हम इस साइड बनाते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू शो करके। इसमें हम ये मान लेते हैं कि यहाँ ये 0 से स्टार्ट हो रही है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू और यहाँ ये 10 तक आ रही है। तो ये अपने को पता है यहाँ 0 के एकदम पास में यहाँ पे जो सिग्नल्स आता है वो किस करेगा, टीएमएस टेट्रामेथिल्सिलेन का सिग्नल्स है वो 0 पे मान के चल गया। अब ये बोला कि जो 2 टाइप्स के प्रोटॉन हो गए। अब इसमें आता है कि जो मेथिलिन प्रोटॉन्स हैं, मेथिलिन ग्रुप इसमें मान रहे हैं, CH2 ग्रुप को बोलते हैं मेथिलिन ग्रुप। इसमें क्या है 2 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका जो सिग्नल आएगा वो किस प्रकार से, इन दोनों प्रोटॉन का एक ही सिग्नल बनेगा लेकिन वो सिग्नल से आएगा N+1 की फॉर्म में। N क्या है, इसके जो एडजेसेंट जो कार्बन है, इसके पास जो कार्बन जुड़ा हुआ है इस पे कितने प्रोटॉन है वो N की जगह लिखने, तो इसमें 3 प्रोटॉन है और एक इस जोड़ देंगे इसके अंदर, तो 3+1=4, यानी कि एथिल ब्रोमाइड का ये जो मेथिलिन ग्रुप है, इस मेथिलिन ग्रुप के पास 2 प्रोटॉन्स हैं, उन दोनों प्रोटॉनों का 4 आने का मतलब है कि आता तो इन दोनों का एक ही सिग्नल है क्योंकि एक जैसे प्रोटॉनों का एक सिग्नल आएगा। ये दोनों प्रोटॉन एक जैसे हैं, CH2 वाले आना चाहिए था एक ही सिग्नल, आएगा भी एक, लेकिन वो सिग्नल आगे जाके स्प्लिट हो जाता है, विभाजित या विपार्टित हो जाता है। कितनों में विपार्टित होगा तो पहले हालांकि शुरू में एक ही सिग्नल बनता है, फिर आगे चल के उसका क्या इस प्रकार से विपाटन होता है। कितनों में विपाटन होगा, कितनी लाइनें बनेंगी एक से, तो ये बोला कि इसका फॉर्मूला रहेगा N+1। N है कि जिस कार्बन के प्रोटॉन का हम एनएमआर में सिग्नल देख रहे हैं उसके पास वाले कार्बन पे कितने प्रोटॉन्स हैं वो जुड़े हुए हैं, ये अपने को यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो पास वाले कार्बन पे कितने प्रोटॉन है, तो पास वाले कार्बन पे प्रोटॉन 3 है, 3 लिख दिया इनकी जगह, +1 4 आने का मतलब है कि क्वार्टेट बनेगा। क्वार्टेट का मतलब है कि एक जो सिंगल लाइन है इन दोनों प्रोटॉनों की वो 4 लाइन में आगे जाके स्प्लिट है वो हो जाती है। उसके बाद में सेकेंड प्रोटॉनों की बात करें हम, सेकेंड इसमें पॉइंट क्या लेंगे कि जो मेथिल प्रोटीन है, मेथिल कौन से होते हैं, CH3 ग्रुप को बोल रहे हैं मेथिल प्रोटॉन, तो मेथिल वाले ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है 3, ठीक है। तीनों एक जैसे हैं, इन तीनों का एक ही सिग्नल बनेगा, तीनों होमोटोपिक प्रोटॉन है, एक सिग्नल बनेगा, लेकिन वो सिग्नल कितनों में स्प्लिट होगा आगे जाके, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे N+1। इस बार इसके प्रोटॉनों का निकाले तो इसके पास वाले कार्बन, इसका पास वाला कार्बन ये हुआ, इस कार्बन पे कितने प्रोटॉन है वो लिखेंगे N की जगह, तो N आ गया 2 प्लस में 1=3। 3 का मतलब है एक लाइन 3 लाइन्स में आगे जाके स्प्लिट होगी, 3 का मतलब है कि यहाँ पे बनेगा आपके ट्रिपलेट बन जाते हैं। आगे समझ में 2 पॉइंट्स तो इसके एक साइड में आप ये लिख दो। उसके बाद बचे हुए जो प्रोटॉन्स है वो कैसे लिखेंगे हम देखो। अब और जो इसके इस साइड में जो पॉइंट्स लिखने होते हैं 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट्स में हम ये लिखेंगे कि हालांकि बी प्रोटॉन और इनका जो रेशियो निकाले तो बी प्रोटॉन कितने संख्या में 3, ए वाले प्रोटॉन संख्या कितने 2, तो 3:2 के अनुपात में अपने को क्या मिलते हैं
सिग्नल्स है वो मिलते हैं। जैसा कि हमने कल वाली क्लास में बताया था, सेम वैसे ही 3 प्रोटॉन एक जैसे हैं, इसका मतलब है 3 प्रोटॉन एक जैसे, 2 एक जैसे, इस रेशियो में अपने को सिग्नल्स है वो मिलेंगे। इन दोनों प्रोटॉन में एक जगह, इन दोनों के एक जगह मिलेंगे। उसमें फोर्थ पॉइंट आती है कि इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो। तो ये बोला जो मेथिलीन के प्रोटॉन है, ये CH2 ग्रुप या मेथिलीन के प्रोटॉन है, वो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं Br ग्रुप से। और Br ग्रुप का कौन सा होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट के कारण से क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट के कारण से CH2 के जो प्रोटॉन्स है, मेथिलीन ग्रुप के प्रोटॉन्स है, उनका इस Br के कारण से क्या हो जाएगी, डीसिल्डिंग हो जाएगी। और डीसिल्डिंग होने से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो होती है वो हाई हो जाती है। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या रहेगी, हाई हो जाएगी यहाँ पे। जबकि दूसरे वाले में क्या होगा, देखो ये तो इसकी बात, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इनकी हाई रहेगी। हाई में इसकी वैल्यू आ रही है 3.3 ppm की। तो 3.3 ppm पे इनकी आ रही है, और ये क्या शो कर रहे हैं, क्वार्टेट। तो क्वार्टेट बनेगा 3.3 ppm पे। जीरो चल रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। अब 3.3 लगभग यहाँ पे आ रहा है क्या, क्वार्टेट। क्वार्टेट बना, ये हमने यहाँ से चेक किया है, क्योंकि मेथिलीन वाले प्रोटॉन क्वार्टेट बना रहे। क्वार्टेट 4 लाइंस बनती है। बीच वाली लाइन ऐसी बन जाएगी, थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं, बीच वाली लाइन ऐसी, फिर ये लाइन बड़ी, फिर ये लाइन भी इसी जैसी, ये वाले तीन को यहाँ मान लो, आप दो को यहाँ मान लो, ठीक है। ये बन रहा है, ये बन गया अपना क्वार्टेट यहाँ पे, जो कि मेथिलीन प्रोटोनों के कारण से बना है। अब अपनी बात आती है, ये प्रोटॉन बन के मेथिल वाले, तो इसके लिए हम फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे कि चूंकि जो मेथिल वाले प्रोटॉन्स होते हैं वो Br से क्या ज्यादा दूर है, Br उनके बीच में ये आ गया, ये जो प्रोटॉन्स है उनके ऊपर इसका इफेक्ट लगता है, और ये वाले क्या करते हैं, सील्डिंग का इफेक्ट करते हैं, ठीक है। CH प्रोटॉन है वो सील्डिंग का कार्य करेंगे, क्योंकि इनका प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट होने के कारण से इसके पास जुड़ा हुआ है CH2 ग्रुप, इसका प्लस आई इफेक्ट होने के कारण से मेथिल ग्रुप के प्रोटोनों की क्या होती है, सील्डिंग होती है। सील्डिंग होने से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लो हो जाएगी, लो होके ये 1.7 ppm के ऊपर बनाते हैं। क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट, क्योंकि मेथिल वाले जो प्रोटॉन्स है वो ट्रिपलेट बना रहे हैं, तो 1.7 ppm पे क्या मिलती है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में ये बीच वाली लाइन बड़ी और ये वाले ऐसी होती है, उनको यहाँ कर लो, ठीक है। ये क्वाड्रेट है 1 2 3 लाइन। अब बीच वाले दोनों लाइन की लेंथ इक्वल होगी, साइड वालों की लेंथ इक्वल होगी। वन इसमें ट्रिपलेट के अंदर साइड वालों की इक्वल होगी, बीच वाले थोड़ी सी ऊपर है, इसको ऊपर मानो तो, ठीक है। इस प्रकार से ये सिर्फ एक जनरल फॉर्मूला अपने हाथ से जैसे बनता है स्पेक्ट्रा, वैसे स्पेक्ट्रा ऐसा नहीं होता। तो एथिल ब्रोमाइड में ये फॉर्मूला, फिर ये किस प्रकार से बनेंगे, फिर ये रेशियो सिग्नल्स का, और ये मतलब वैल्यू हम बता रहे हैं कि कौन से वाले पे सील्डिंग हो रही है, डीसील्डिंग हो रही है, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट से। तो ये सारा लिख के ये स्पेक्ट्रा बनाना है, तब आपको मिलते हैं 5 नंबर या 4 नंबर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आएगा कि वाला एथिल ब्रोमाइड वाला। इसके उसके बाद 2 एग्जांपल्स और देखें इसके अंदर। इसके बाद में देखें नेक्स्ट एथेनॉल का देखते हैं इसके अंदर। जितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे बनाते हैं NMR स्पेक्ट्रा, तो लेकिन एग्जाम में सारे तो आप पूछ नहीं जाते, केवल कुछ ही पूछ जाते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कोई एक्सपेंशन वगैरह मिलता हो, ठीक है। देखिए इसमें सेकेंड हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एथेनॉल का, तो ही 4-5 पॉइंट्स लिखने हैं इसके अंदर। एथेनॉल का फॉर्मूला बताना चाहिए। एथेनॉल के 2 टाइप के स्पेक्ट्रा बनाएंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ हो उस बेस पे बनाएंगे कि एथेनॉल है उसको हमने कैसे सॉल्वेंट में लिया है, वाटर में लिया है या फिर हमने कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में लिया। वाटर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। देखिए इसके अंदर सेकेंड एग्जांपल लिखेगा एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले 2 बनेंगे इसके। एक तो पहला बनाते हैं ए, एथेनॉल यहाँ पे लिखते हैं, ए का मतलब है इन,
नॉन पोलर सोलवेंट, नॉन पोलर सोलवेंट, नॉन पोलर सोलवेंट की जगह हम यहाँ पे ले लेते हैं DMSO। नॉन पोलर सोलवेंट की जगह हमने ले लिया DMSO। DMSO को क्या बोलेंगे? डाइमेथिल सल्फोक्साइड। DMSO को बोले डाइमेथिल सल्फोक्साइड। ये एक नॉन पोलर सोलवेंट होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाए डाइमेथिल सल्फोक्साइड की, तो ये रहेगा, मेथिल का मतलब है CH3 ग्रुप जुड़े हुए, तो ये होता है इस प्रकार से डाइमेथिल सल्फोक्साइड बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, इसके अंदर और साथ में हमने लिया है लो टेम्परेचर पे, साथ में लो टेम्परेचर पे इस सोलवेंट में, ये DMSO यहाँ पे सोलवेंट का कार्य कर रहा है। सोलवेंट मतलब एथेनॉल को DMSO सोलवेंट में लिया जो कि नॉन पोलर है, और ये इसकी स्ट्रक्चर, और साथ में हमने रखा है लो टेम्परेचर। ऐसा हो रहा है, और जब इसकी स्ट्रक्चर बनाए हम एथेनॉल की, तो क्या बनेगी? CH3 CH2 OH। कितने प्रकार के प्रोटॉन है? 3 प्रकार के। एक तो ये प्रोटॉन है अलग से, तो ये दोनों प्रोटॉन एक जैसे हैं क्योंकि ये OH से जुड़े हुए हैं, जब ये वाले पहले CH2 से फिर OH से जुड़े हैं, तो ये तीनों प्रोटॉन एक जैसे हैं। 3 टाइप्स प्रोटॉन हो गए। हम लिखेंगे कि एथेनॉल्स में 3 टाइप्स प्रोटॉन होते हैं। 3 प्रकार के प्रोटॉन हो गए एथेनॉल में, तो क्या करना है, इनका 3 सिग्नल्स बनेंगे, 3 जगह अलग, ये अलग बनाएगा अपना सिग्नल, ये अलग बनाएंगे, और ये वाले अलग बनाएंगे। कैसे कैसे बनाते हैं वो देखो। नॉन पोलर की बात चल रही है, तो हम यहाँ पे करेंगे कि सबसे पहले इनकी स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर पे हम लिखेंगे कि मेथिल ग्रुप, जैसे कि CH3 वाले, ठीक है। कैसे बनाएंगे सिग्नल? N+1 वाला रूल बनाते हैं। इसके पास वाले कार्बन पे कितने हैं प्रोटॉन? 2 हैं, तो 2+1, 2+1 का मतलब 3, 3 का मतलब ये बनाएंगे यहाँ पे ट्रिपलेट का फॉर्मेशन वो करते हैं। तो मेथिलीन ग्रुप है, उसके तीनों प्रोटोनों के कारण से क्या बनेगा? ट्रिपलेट बनेगा। अब सेकेंड बात आती है इसमें मेथिलीन ग्रुप की। मेथिलीन ग्रुप कौन सा होता है यहाँ पे? CH2 ग्रुप, ये वाला, ये वाला। इसमें भी वही बनेगा N+1। देखो इस बार N इस साइड वाले भी कंसिडर होंगे, इस साइड वाले भी कंसिडर होंगे, क्योंकि ये वाला प्रोटॉन है जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ वो भी तो इसमें करेगा पार्टिसिपेट। ये वाले तो 3+1 4, 4 और एक ए जुड़ना, तो N की वैल्यू 4 आएगी इस बार। 3 तो ये प्रोटॉन, और 3 सॉरी एक ये वाला, तो 4+1 ऐड करना ही है, तो ये आ गया 5। 5 का मतलब यहाँ पे मिलेगा अपने को क्विंटेट मिलेगा, 5 लाइनों में स्प्लिट हो जाएगा ये। उसके बाद में थर्ड की बात करें, थर्ड, अब ये वाले प्रोटॉन से इसके साथ में क्या करें? कॉन्जुगेशन करें ना, तभी तो इस वाले का स्प्लिटिंग इसकी वजह से भी होता है, इसकी वजह से भी होता है। अब थर्ड टाइप के प्रोटॉन इसकी बात करें, तो ये हम उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन। हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन, हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है ये वाले। इसमें क्या होता है, ये वाला प्रोटॉन है, इसकी स्प्लिट, जैसे इसकी स्प्लिटिंग को ये प्रभावित कर रहा है, तो इसकी स्प्लिटिंग को ये प्रभावित करेगा, इसके कारण से सिग्नल्स आएगा, वो भी ऐसे रहेगा N+1। देखिए N की वैल्यू कितनी है? 2। ये वाला तो प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि सिर्फ इसके जस्ट पास वाला ही करता है, उससे आगे वाला नहीं करेगा, तो ये 2 प्रोटॉन्स है, प्लस में 1 = 3। 3 का मतलब है यहाँ पे मिलेगा अपने को 2 ट्रिपलेट बनेंगे, और एक क्या बनेगा? क्विंटेट बनेगा। अब हम बना दें इसका स्पेक्ट्रम। N से 0 से चलेगी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, यहाँ पे वो टेट्रामेथिल सेनोल बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 तक चला गया। हम बनाते हैं एक 2 ट्रिपलेट बनाने हैं, और एक इसमें क्या बनाना है? क्विंटेट बनाना है। अब वैल्यू देख लेते हैं, इसकी वैल्यू किस प्रकार से बने। देखिए अब चलते इसमें कि इसका रेशियो क्या बनेगा सिग्नल्स का। देखें
3 प्रोटोनों के कारण से, ये 3 प्रोटोन एक जैसे, ये 2 एक जैसे, एक अकेला है, तो रेशियो बनेगा 3:2:1। ये तो एरिया का रेशियो बताया हमने कि इसके 3 प्रोटोन बनाएंगे, ये 2 प्रोटोन मिलके बनाएंगे और ये एक जैसे 3:1 का मतलब है कि इस एथेनॉल में 3 प्रोटोन एक जैसे, 2 एक जैसे और एक जैसा होता है। अब बात आती है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, यहीं पे लिख लेते हैं। जो मेथिल ग्रुप है वो इस वाले से क्या है, दूर उपस्थित है, इसके ऊपर इस CH2 ग्रुप का क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है, तो ये वाला सिग्नल है इसकी डीसिल्डिंग होती है, इनकी इसके कारण से डीसिल्डिंग होने से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 1.1 ppm पे मिलेगी। मेथिलीन वाले हैं उसकी इसके कारण से सिल्डिंग होती है, हालांकि ये वाला तो नेगेटिव वाले ग्रुप है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन की EN ज्यादा होती है, तो इसका जो सिग्नल्स आएगा वो मिलेगा आपको 5 ppm। ये वाला है, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इससे ज्यादा मिलेगी, इस वाले से क्या मिलेगी, कम मिलेगी, इसकी वैल्यू आती है केमिकल शिफ्ट की लगभग 3.3 ppm पे आती है। ठीक है, अब बता दें इसको, सबसे पहले तो 1.1 वाला बनाते हैं, क्या है 1.1 पे ट्रिपलेट है, इनके कारण से ट्रिपलेट है तो ये बनेगा इस प्रकार से। 4 मैथिलीन ग्रुप के लिए 3.3 पे क्या है, क्विंटेट है, यहाँ भी बनाते हैं क्विंटेट 3.3 पे। क्विंटेट का मतलब ये लाइन ऐसे, ये लाइन थोड़ी बड़ी, ये लाइन सबसे बड़ी, फिर ये ऐसे बनेगा, ये बनता है क्विंटेट जो कि मैथिलीन प्रोटोन के कारण बनता है। अब 5 ppm पे बनेगा ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बनता है तो ये ऐसे बनता है, ये बनेगा OH ग्रुप के कारण से। इस प्रकार से बनता है एथेनॉल का नॉन पोलर सॉल्वेंट, और लो टेम्परेचर पे जो PMR या NMR स्पेक्ट्रा बनेगा वो रहेगा इस प्रकार से। रफली डायग्राम बनाना होता है इसका, ठीक है, नहीं कि स्पेक्ट्रा बना के चिपकाना है, सिर्फ आपको रफ डायग्राम बनाना जो कि इस प्रकार से शो हो। उसके बाद में देखें आप, बनाओ उसका चेंज करते हैं। यहाँ पे वैसे देखा जाए ना तो ये जो सोलवेंट लिया ना हमने DMS, इसमें TMS तो है ही नहीं ना, DMS और सोलवेंट लिए तो उसकी पीक है वो यहाँ पे आ रही है, सबसे लंबी पीक इसकी आएगी यहाँ पे DMS डाइमेथिल सल्फोक्साइड। TMS तो सोलवेंट के रूप में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने TMS की जगह ये यूज कर लिया है डाइमेथिल सल्फोक्साइड, इस कारण से इसकी पीक और यहाँ पे बीच में आएगी, वो आप किसी प्रोटोन की मत मानना, वो होती है सोलवेंट की जो हमने यूज किया है। ठीक है, अब सेकेंड बनाएंगे हम एथेनॉल का ही, लेकिन यहाँ पे हम बनाएंगे पोलर सोलवेंट। सेकेंड में हम यूज किसका करेंगे, पोलर सोलवेंट का। पोलर सोलवेंट की फॉर्म में हम ले सकते हैं H2O को। पोलर सोलवेंट में हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे H2O का। H2O का एग्जांपल लेते हैं, देखो तो H2O में क्या होता है कि जो प्रोटोन, ये जो आपका होता है एथेनॉल CH3 CH2OH, ये तो सेम ही है, 3 प्रकार के प्रोटॉन्स होते हैं, ये तो सेम रहेगा, इस प्रकार से इनका एरिया वगैरह आएगा। ये H2O के साथ में जब ये रिएक्शन कर लेते हैं तो होता क्या है कि ये जो OH ग्रुप होता है वो इसके साथ में, या प्रोटॉन जो होता है वो इसके प्रोटॉन के साथ में क्या होता है, रिप्लेस होता रहता है। ठीक है, मान लीजिए इसको हमने एरो लगा दिया, स्टार लगा के आइसोटोप बना दिया, तो इसमें जो रिएक्शन होती है इसमें ये बन रहा है CH3 CH2OH प्लस में H*OH, यानी मेथेनॉल, सॉरी एथेनॉल का जो प्रोटॉन्स है वो क्या कर रहा है, पोलर सोलवेंट H2 में इसको रखने पे एथेनॉल को, ये दोनों प्रोटॉन्स, एथेनॉल का प्रोटॉन और ये H2O का प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को क्या करें, रिप्लेस करें, एक दूसरे की जगह जा रहे हैं, एक दूसरे के पास में जाएंगे तो क्या होगा, इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जैसे है ना वैसे ही आ जाएंगे। ये वाला दुनिया पे मेथिल वाला सेम यही रहेगा, फॉर्मूला 1.1 ppm पे आएगा। लेकिन ये वाला जो प्रोटॉन है एथेनॉल वाला अब चेंज हो गया, पहले ये था अब H2O वाला आ गया, तो ये बोल रहा है कि ऐसा होने पे, ऐसी कोई रिएक्शन होती है H2 या पोलर सोलवेंट में एथेनॉल को रखने पे, तो मेथिलीन ग्रुप के प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रोटॉन के बीच में आपस में कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है, इसकी स्प्लिटिंग को ये प्रभावित नहीं करेगा और इसकी स्प्लिटिंग को CH2 के प्रोटॉन प्रभावित नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऐसी रिएक्शन होती है पोलर सोलवेंट H2O में एथेनॉल को मिलाने से कि हाइड्रोक्सिल का
सॉरी वाटर का प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल का जो प्रोटॉन है दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूसली, जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली एक दूसरे में चेंज होने से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रोटॉन है वो मेथिलीन ग्रुप के प्रोटॉन के साथ में कॉन्जुगेशन या संयुग्मन नहीं करता है, इस कारण से दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। तो ये तो सही है, सेम ऐसे ही आएगा, 3 टाइप के प्रोटॉन है, ऐसे ही इसका सिग्नल्स आएगा। अब मेथिल ग्रुप के कारण सेम रहेगा। मेथिलीन ग्रुप की बात करें तो इसमें इस बार इस वाले केस में इसके जो प्रोटॉन्स है उसकी स्प्लिटिंग कोई प्रभावित ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके साथ में इसका संयुग्मन ही नहीं हो रहा है, तो अदर H2 के साथ रिएक्शन करने में बिजी है, इसके पास टाइम नहीं है इसके लिए। तो ये इसकी इस प्रोटॉन की स्प्लिटिंग को, सिग्नल्स की स्प्लिटिंग को केवल ये प्रभावित करेगा। तो n+1 में हाँ इसके पास 3 प्रोटॉन है, 3+1 करेंगे 4 आएगा, 4 आने का मतलब है यहाँ पे क्या होगा, क्वार्टेट है वो प्राप्त हो जाता है। इसकी बात करें हाइड्रोक्सिल वाले में, तो हाइड्रोक्सिल वाले में क्या होगा, अब इस वाले को OH नेगेटिव है, इस वाले को भी प्रभावित, इस वाले को कमी कर पाता है इस बार भी। ये वाला देखो, इसको देखें, देखो इस वाले में हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन हमने बोला था कि ये प्रभावित करता है, H2 केस में इन दोनों में कॉन्जुगेशन नहीं होता है, तो इसके प्रोटॉन की स्प्लिटिंग को ये प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि इसके वाले स्प्लिटिंग को इसने प्रभावित नहीं किया, तो इसके वाले को ये प्रभावित नहीं करेगा, तो इसका सिर्फ एक ही सिग्नल प्राप्त होगा, n+1। यहाँ n की वैल्यू क्या है 0, 1 का मतलब है कि यहाँ केवल सिंगलेट है वो ही बनेगा। तो 5 ppm पे यहाँ पे जो आ रहा है आपका OH के कारण से वो सिर्फ एक ही आएगी, एक का मतलब यहाँ पे सिर्फ सिंगल वैल्यू है वो आ जाएगी। आगे सुनिए, अब ये वाला जो सिग्नल है ना CH2 वाला वो आता है 4.5 ppm पे, यहाँ से खिसक के और 4 क्वार्टेट आया ना इनका, पहले इसका क्विंटेट था, क्वार्टेट आ जाएगा इसका। इस प्रकार से 4 लगभग ये मान लो 4.5 ppm पे आ रहा है इस बार। ये रहेगा आपका एथेनॉल का स्पेक्ट्रम। तो ये याद रखना, एथेनॉल क्वेश्चन में आपको नॉर्मल एथेनॉल दिया हुआ तो भी आप दोनों लिखाना, या कोई याद हो वो लिखना, लेकिन यदि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि नॉन पोलर सोलवेंट में करना था तो डाइमेथिल सल्फोक्साइड का यूज करना है, यदि SI पोलर सोलवेंट तो H2 का यूज करके आपको करना है। 3 एग्जाम्पल ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, एथेनॉल वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और एक वो था एथिल ब्रोमाइड वाला। ठीक है, ये वाला रहेगा इसका स्पेक्ट्रा। इसके बाद जो बचे हुए नेक्स्ट हैं वो हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।